बारिश में गरीब बहू की तैरती रसोई। भयानक बारिश और बादलों की भयानक गर्जना के बीच घर के बरामदे में परिवार की औरतें और बुजुर्ग चिंतित बैठे थे। राम राम, 4 दिन हो गए हैं, ये पानी थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसी मूसलाधार बारिश तो मैंने अपनी 25 साल की जिंदगी में इस गांव में कभी नहीं देखी। खेत खलियान सब पानी से भर चुके हैं। हाँ मम्मी जी, बारिश का रूप बहुत भयानक होता जा रहा है। सुबह जब मैं कुएं की तरफ बर्तन साफ करने गई थी तब मैंने देखा कि नदी का पानी रोज के मुकाबले बहुत तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। अगर इसी रफ्तार से 2 दिन और पानी बरसा तो समझो गांव में बाढ़ आनी तय है। नदी का किनारा अब और पानी नहीं संभाल पाएगा। जब पहाड़ों पर ज्यादा बारिश होती है तो यहाँ का यही हाल होता है। मम्मी जी, अगर बाढ़ आने की आशंका इतनी गहरी है तो हमें हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए। हमें अभी से अपने घर में कुछ न कुछ इंतजाम करके रख लेना चाहिए। समय रहते उठाया गया कदम बाद में जान बचा सकता है। इंतजाम? नंदिनी, तुम कैसी बातें कर रही हो? इतनी बड़ी आफत के आगे हम भला क्या इंतजाम कर सकते हैं? जब पानी अपने रौद्र रूप में आ जाता है तो बड़े बड़े पक्के मकान भी बहा ले जाता है। हम गरीब लोग क्या ही करेंगे? भाभी, सब कुछ तो नहीं बचा सकते, पर जिंदा रहने का सामान तो जुटा सकते हैं ना। हम चूल्हे की सूखी लकड़ियां बोरे में बंद करके ऊपर रख देते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर खाना पकाने के काम आए। राशन का सूखा सामान, कुछ रस्सियां, दवाइयां और तिरपाल जुटा लें। जब सिर पर आफत एकदम से आ जाती है तब इंसान को सोचने और संभलने का मौका भी नहीं मिलता। बात तो तू सही कह रही है बहू। हम गरीब लोग कितना राशन जमा कर लेंगे? जेब में पैसे भी तो होने चाहिए। मम्मी जी, जितना हो सके, चाहे 2 दिन का ही क्यों ना हो, हमें सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए और तुरंत उन चीजों को करना भी शुरू कर देना चाहिए। ठीक है बेटा, बात तो तेरी पते की है। खाली बैठने से अच्छा है कुछ कर लिया जाए। गौरव, जरा बाहर निकल बेटा। नंदनी के साथ बांदा चाचा की दुकान तक होया। बांदा चाचा, जरा 10 किलो चावल, 10 किलो आटा और 5 किलो दाल जल्दी से बांध दीजिए। और हाँ, अगर नमक और माचिस के पैकेट हो तो वो भी दे दीजिए। अरे नंदिनी बेटा, इतना राशन एक साथ, और वो भी इस तूफानी बारिश में? घर में कोई बड़ा त्योहार या रिश्तेदार आने वाले हैं क्या? चाचा जी, त्योहार नहीं, मुसीबत की तैयारी है। देख नहीं रहे बारिश का ये भयानक रूप? अगर नदी का पानी गांव में घुस गया और बाढ़ आ गई तो दुकान मकान सब पानी में बह जाएंगे। फिर खाने को दाना भी नहीं मिलेगा। अरे बेटा, तुम तो खामखा घबरा रही हो। नई नई बहू बनकर आई हो, शायद तुमने यहाँ की बारिश नहीं देखी। बारिश तो हर साल होती है, बाढ़ ऐसे थोड़ी आ जाएगी। तुम्हें किसने कहा कि बाढ़ आने वाली है? किसी ने कहा नहीं चाचा जी, पर जिस तरह से पानी लगातार बरस रहा है और नदी का जलस्तर हर घंटे बढ़ रहा है, उसे देखकर तो कोई भी समझ सकता है मौसम का मिजाज ठीक नहीं है। सावधानी बरतना, डरना नहीं होता, समझदारी होती है। बात तो तुम बिल्कुल पते की कह रही हो बहू। अगर ऐसा है तो मुझे भी अपनी दुकान का कुछ कीमती सामान ऊपर मचान पर रख देना चाहिए, कहीं नीचे पानी न भर जाए। ये लो अपना राशन। अरे सुनंदा, अभी मैं कमला के घर से आ रही हूँ। उनकी नई बहू नंदनी तो पूरे घर को डरा रही है। कह रही है कि बाढ़ आने वाली है, राशन जुटा लो, लकड़ियाँ बांध लो, रस्सियाँ ढूंढ लो। क्या बात कर रही हो शारदा दीदी? बाढ़ क्या कोई त्योहार है जो बुलावा भेज कर आएगी? पर बारिश का मिजाज देखकर तो मुझे भी अंदर से डर लग रहा है। नदी का नाला तो कल ही उफान पर था। अरे छोड़ो भी, अगर बाढ़ आएगी तो हम यहाँ रहकर सड़ेंगे थोड़ी ना। हम तो सीधे अपनी दीदी के शहर वाले पक्के घर पे निकल जाएंगे। सामान जुटाने और बोरियां बांधने का झंझट कौन पाले? नंदिनी और गौरव राशन का भारी झोला उठाकर घर लौटते हैं। उसी समय बड़ा जेठ अमन भी काम से लौटता है और उसके हाथ में रस्सियों का एक बड़ा बंडल होता है। माँ, जितना पैसा हमारे पास बचा हुआ था उतने का सूखा राशन और कुछ जरूरी सामान हम ले आए हैं। और देखो नंदिनी, तुमने सुबह रस्सियों का जिक्र किया था ना, मैं अपने सेठ के गोदाम गया था। वहाँ ये पुरानी मोटी जूट की रस्सियां बेकार पड़ी थी। मैंने सेठ से कहा कि मालिक, ये रस्सियां मुझे दे दो, घर में कुछ छप्पर बांधने के काम आ जाएंगे। तो उन्होंने दे दी। बहुत अच्छा किया जेठ जी, ये रस्सियां हमारे बहुत काम आएगी। आप सोच भी नहीं सकते कि मुसीबत के समय ये मामूली सी दिखने वाली रस्सी जान बचाने का जरिया बन सकती है। और नंदनी, तुम्हारी सलाह पर मैंने चूल्हे की जितनी भी सूखी लकड़ियां और उपले रखे थे उन्हें प्लास्टिक की बोरियों में कसकर भरकर ऊपर छज्जे पर रख दिया है ताकि उन पर पानी की एक बूंद भी ना पड़े। चलिए भाभी, कम से कम हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी तो कर ली। अब आगे जो भगवान की मर्जी है, मुकाबला करने के लिए तैयार है। रात के वक्त भयानक बारिश में पूरा परिवार अपने घर के चूल्हे की मध्यम रोशनी में बैठकर सादा खाना खाता है। भाभी, बाहर बहुत अंधेरा है और पानी गिरने की आवाज इतनी डरावनी लग रही है जैसे कोई राक्षसी फुंकार मार रही हो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर मत बेटा, सब भगवान पर छोड़ दे।
जब ऊपर वाला साथ है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो सब लोग जल्दी से खाना खाकर सो जाओ, सुबह उठकर देखना है कि मौसम का क्या हाल रहता है। अगली सुबह अचानक काव्या चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागती है। मम्मी, भैया, पापा, सब उठिए, जल्दी बाहर आइए, मेरी बात सुनिए, बाहर कुछ अनहोनी हो गई है, सब कुछ खत्म होने वाला है। अरे काव्या, क्या हुआ है? क्यों चिल्ला रही है? सुबह के 4 बज रहे हैं, क्या कोई सपना देखा है क्या? क्यों सबको इस तरह डरा रही है? कोई बिच्छू सांप तो नहीं निकल आया? नहीं मम्मी, ये सपना नहीं है, आप लोग जल्दी बाहर चलो, बाहर जाकर देखो, नदी का पानी वो पागल हो गई है। हमारे आंगन की पहली सीढ़ी वो तो कब का डूब गई है, पानी अब हमारे दरवाजे तक पहुंचने वाला है, सब कुछ बह रहा है, पूरे रास्ता एक तेज बहती हुई नदी बन गया है। हे राम, क्या कह रही है तू? पानी यहाँ तक? इतने कम समय में इतना पानी? ये कैसे हो सकता है? कल दोपहर तक तो पानी बहुत दूर था। पूरा परिवार भागकर आंगन में आता है। हे भगवान, कल तक जो पानी सड़क से बहुत दूर था वो रात ही रात में हमारे आंगन को निगलने लगा है। मैंने कहा था ना मम्मी जी, बाढ़ आ गई है, अब ये पानी रुकने वाला नहीं है, ये तेजी से घर के अंदर घुसेगा, हमें एक पल भी गंवाए बिना काम करना होगा। गांव की गलियों में लाउडस्पीकर पर प्रशासन और गांव के मुखिया की चेतावनी गूंजने लगती है। सभी गांव वाले ध्यान दें, नदी का जलस्तर खतरे के निशान से बहुत ऊपर चला गया है, बांध का फाटक खोलना पड़ा है, तुरंत अपने अपने घर खाली कर दीजिए, जो कीमती सामान उठा सकते हैं उठाएं और ऊंचे पहाड़ों व टीलों की तरफ भागें। घरों में ठहरना सीधे मौत को दावत देना है। गांव में भगदड़ मच जाती है, सभी लोग सिर पर भारी गठरियां उठाकर बदहवास भाग रहे हैं। चलो कमला, दुकान छोड़ो, मकान छोड़ो, बस अपनी जान बचाकर भागो। पर दुकान का इतना महंगा राशन और सामान, वो सब तो डूब जाएगा, हमारी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी बर्बाद हो जाएगी। अरे पगली, जान है तो जहान है, अगर हम जिंदा बच गए तो दुकान फिर से खड़ी कर लेंगे, पैसा फिर कमा लेंगे, पर अगर पानी के इस बहाव में बह गए तो इस सामान का क्या करेंगे? भागो यहाँ से। काव्या रोते हुए नंदिनी से बोलती है। भाभी, सब लोग कहीं ना कहीं भाग रहे हैं, जिनके रिश्तेदार शहर में है वो जा रहे हैं, पर हमारा तो शहर या किसी ऊंचे स्थान पर कोई नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? हमारा क्या होगा भाभी? सही कह रही हो काव्या, हमारे पास तो कोई सहारा ही नहीं है, ना गाड़ी है ना रिश्तेदार, हम कहाँ मुँह छिपाए, पानी तो हमें निगल जाएगा। हिम्मत मत हारो कमला, रोने का वक्त निकल चुका है। नंदिनी, तुमने जो सामान कल तैयार करवाया था उसे तुरंत उठाओ। अगर रात भर में पानी आंगन तक आया है तो घर के अंदर घुसने में इसे 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। जी पापा जी, गौरव जी, जेठ जी, सुमित भैया, जल्दी कीजिए, वो सूखी लकड़ियाँ की बोरियां, राशन का झोला, रस्सियाँ, चटाइयाँ और प्राथमिक दवाइयाँ उठाइए। देखते ही देखते पानी घर की रसोई तक पहुंचने लगता है और बर्तन बहने लगते हैं। अरे, मेरी रसोई के बर्तन बह रहे हैं, मेरी पीतल की परात बह गई, मैं उन्हें पकड़ती हूँ। भाभी रुकिए, उन बर्तनों के पीछे मत भागिए, जितने जरूरी बर्तन थे वो मैंने कल ही बोरी में डालकर ऊपर रख लिए थे। अब बहते सामान के चक्कर में जाओगी तो पानी के तेज बहाव में खुद भी बह जाओगी। जान से बढ़कर कोई बर्तन नहीं है, बाहर निकली जल्दी। पूरा परिवार अपने सर पर भारी गठरियां लिए घर से बाहर निकलता है। बाहर पूरी सड़क अब नदी के पानी से भर चुकी है। अब हम क्या करेंगे? न सिर पर छत बची है, न रहने का कोई ठौर ठिकाना। इस गहरे और बढ़ते पानी में हम कब तक इस छोटे से टीले पर खड़े रहेंगे? ये टीला भी डूब जाएगा। भाभी, रोने या डरने से पानी नहीं सूखेगा। हमने जो रस्सियाँ और राशन साथ लिया है वो इसलिए है ताकि हम इस संकट में भी अपना रास्ता निकाल सके। टीला डूबने का इंतजार करने से बेहतर है कि हम खुद अपनी सुरक्षा का कोई जरिया ढूंढे। तभी नंदिनी देखती है कि दूर से एक भारी भरकम पुराना लकड़ी का दरवाजा बहता हुआ आ रहा है। गौरव जी, वो देखिए, वो लकड़ी का बड़ा और भारी सा दरवाजा बहकर हमारी तरफ आ रहा है, उसे पकड़िए, किसी भी तरह उसे खींच कर यहाँ लाइए। दरवाजा? नंदिनी, इस बहते लकड़ी के भारी दरवाजे को पकड़कर हम क्या करेंगे? ये तो और भी भारी कर देगा हमें। आप इस वक्त सवाल मत पूछिए गौरव जी, बस उसे पकड़िए और वो देखिए, पानी में 3 बड़े बड़े नीले प्लास्टिक के खाली ड्रम और तैर रहे हैं। सुमित भैया, आप उन ड्रम को पकड़िए, जल्दी कीजिए, बहाव उन्हें दूर ले जाएगा। गौरव और सुमित बिना कोई वक्त गवाए लकड़ी के दरवाजे और तीनों नीले ड्रमों को खींचकर टीले के पास ले आते हैं। नंदिनी, हम ये सब खींच कर ले तो आए, पर अब इसका करना क्या है? ये दरवाजा और ड्रम हमारी क्या मदद करेंगे? जेठ जी, ध्यान से सोचिए, लकड़ी का ये भारी दरवाजा और प्लास्टिक के खाली ड्रम पानी में कभी नहीं डूबते, ये हमेशा तैरते रहते हैं। हम इन तीनों ड्रमों को नीचे रखेंगे और उनके ऊपर इस चौड़े दरवाजे को रखकर अपनी लाई हुई रस्सियों में कसकर बांध लेंगे। ये हमारी तैरती हुई नाव और तख्ता बन जाएगा। क्या? ड्रम और दरवाजे की नाव? क्या ये लकड़ी का ढांचा हमारा इतने बड़े परिवार का बोझ उठा पाएगा? कहीं हम सब डूब ना जाए।
बिल्कुल उठाएगी मम्मी जी। हवा से भरे बंद ड्रम और सूखी लकड़ी का बल बहुत ज्यादा होता है। ये हमारा जुगाड़ है, ये कभी धोखा नहीं देता। हमारे पास सही नाव बनाने का वक्त नहीं है, पर ये तैरता हुआ तख्ता हमें इस उफनते पानी के ऊपर सुरक्षित रखेगा। नंदिनी की बात सुनकर वे तुरंत काम में जुट जाते हैं। नंदिनी खुद आगे बढ़कर अपने हाथों से रस्सियों की गांठें कसती है। देखिए, मैंने इसे कसकर बांध दिया है। अब ये दरवाजा ड्रमों से बिल्कुल नहीं फिसलेगा। नंदिनी, ये 4 लंबे और मजबूत बांस के डंडे भी बहाकर आ गए थे, मैंने इन्हें रोक लिया। बहुत बढ़िया किया गौरव जी। इन चारों डंडों को तख्ते के चारों कोनों पर खंबे की तरह सीधा बांध दीजिए और 2 पतले बांस चंपू की तरह काम आएंगे, जिनसे हम पानी को पीछे धकेलकर इसे आगे बढ़ा सकेंगे। बिल्कुल ठीक, चप्पू मैं संभाल लूंगा। बस पूरा बांधो, फिर देखते हैं ये पानी हमें कैसे रोकता है। लगभग आधे घंटे की कड़ी मेहनत के बाद पानी के ऊपर तैरता हुआ एक मजबूत तख्ता बनकर तैयार हो जाता है। नंदिनी, मैं सबसे पहले ऊपर चढ़कर इसे संभालता हूँ, तुम लोग नीचे से सामान पकड़ाओ। ठीक है गौरव जी, ध्यान से चढ़ाइएगा। गौरव तख्ते पर चढ़कर सारा सामान तख्ते पर रखता है और पूरे परिवार वाले भी उस तख्ते पर चढ़ जाते हैं। वाह भाभी, ये तो पानी के बिल्कुल ऊपर किसी नाव की तरह तैरा है, जरा भी नहीं डगमगा रहा। हमें तो लग रहा था कि हम पानी में बह जाएंगे। ये असली नाव नहीं है काव्या, पर इस दुविधा में ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ढाल है। भाभी, कल शाम से पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया। बहुत तेज भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, पर इस तैरते हुए तख्ते पर हम खाना कैसे बनाएंगे? हाँ नंदनी, भूख तो सबको लगी है, पर इस बहते पानी के बीच हम खाना कैसे पका सकते हैं? न चूल्हा है न जगह, सूखा राशन चबा कर तो दिन नहीं बिता सकते। मम्मी जी घबराइए मत, जब रास्ता बनाया तो मंजिल भी मिलेगी। गौरव जी, तख्ते को जरा उस डूबते हुए कच्चे मकान की आधी ढही दीवार के पास ले चलिए। वहाँ की ऊपरी ईंट दिख रही है? गौरव और अमन तख्ते को चलाते हुए दीवार के पास ले आते हैं। जेठ जी, उस गीली मिट्टी की एक मोटी परत तख्ते के एक कोने में बिछा दीजिए। मिट्टी? लकड़ी पर गीली मिट्टी का क्या काम? ये तख्ता पहले ही काफी भारी है और हमारा भार उठाने के लिए बना है। ऊपर से ये गीली मिट्टी इसे और बोझ और फिसलन भरा बना देगी। जेठ जी, अगर हम लकड़ी के तख्ते पर सीधे आग जलाएंगे तो आग की गर्मी से हमारा लकड़ी का तख्ता भी जलकर राख हो जाएगा और हम सब बीच पानी में डूब जाएंगे। मिट्टी की मोटी परत इंसुलेटर का काम करेगी और आग की गर्मी को नीचे तख्ते तक नहीं पहुंचने देगी। वाह बहू, मानना पड़ेगा, तेरा दिमाग इस घोर संकट में भी कितना तेज चलता है। नंदिनी मिट्टी की परत से एक छोटा सा देसी चूल्हा तैयार करती है। लीजिए, हमारा तैरता हुआ चूल्हा तैयार है। अब भाभी, अपनी संभाली हुई बचाई हुई सूखी लकड़ियां निकालिए और पतीला बाहर निकालिए। भाभी, सबने तो बहुत बड़ा काम किया, पर मैंने एक छोटा सा काम किया है। मैंने माचिस को प्लास्टिक की 3 परतों में कसकर लपेटकर अपनी जेब में रख लिया था ताकि ये भीगे नहीं। अरे वाह काव्या, तुमने तो सबसे बड़ा और कीमती काम किया है। अगर ये माचिस भीग जाती तो इन लकड़ियों का हम क्या करते? तुम्हारा योगदान छोटा नहीं, सबसे बड़ा है। नंदिनी चूल्हे में सूखी लकड़ियां सजाकर आग जलाती है और सबके लिए खाना बनाती है। तभी दूर एक बरगद के पेड़ के पास से रोने की आवाज आती है। कोई है? भगवान के लिए हमारी मदद करो। मेरे पिताजी 2 दिन से भूखे हैं, उनकी तबीयत बिगड़ रही है। कोई तो हमें बचा लो। नंदिनी उसकी तरफ देखती है और गौरव से बोलती है। गौरव जी रुकिए, जरा बाईं तरफ देखिए, उस गिरते हुए छप्पर की तरफ। हे भगवान, वहाँ कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है, कोई मदद के लिए चिल्ला रहा है। पर नंदिनी, वहाँ तो इतना तेज बहाव है कि अगर हम उस तरफ गए तो हमारा तख्ता भी भंवर में फंस सकता है। ये जोखिम बहुत बड़ा है। जोखिम तो हमारी हर सांस में है गौरव जी। अगर हमने मदद नहीं की तो अगले कुछ ही मिनटों में पानी उन्हें अपने साथ बहा ले जाएगा। क्या हम इंसान होकर उन्हें मरता हुआ देख सकते हैं? नंदिनी ठीक कह रही है गौरव, हम किसी को ऐसे मरने नहीं छोड़ सकते। जान भी गई तो क्या, कम से कम नेक काम करते हुए जाएगी। चलो पूरी ताकत से चप्पू चलाओ। तख्ता तैरता हुआ सुमन और उसके पिता के पास पहुंचता है। बहन रो मत, हम आ गए हैं। क्या हुआ तुम लोगों को? बेटी, हमारा घर बार सब बह गया। 2 दिन से पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया। मेरी बेटी भूख से बीमार हो रही है और मुझे चक्कर आ रहे हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए चाचा जी, जब तक हमारे पास अन्न है कोई भूखा नहीं रहेगा। हम आपकी मदद करेंगे। नंदिनी तुरंत खिचड़ी परोसकर सुमन और विपुल की तरफ बढ़ा देती है। बेटी, इस मुसीबत के वक्त में जहाँ भाई भाई का सगा नहीं हो रहा, सब अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, वहाँ तो हमारे लिए साक्षात अन्नपूर्णा बनकर आई है। तूने हमें जीवन दान दिया है। चाचा जी, ऐसे मुश्किल वक्त में अगर हम इंसान होकर दूसरे इंसान के काम ना आए तो फिर इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। आप ये खिचड़ी आराम से खाइए और हिम्मत रखिए, ईश्वर सब ठीक करेगा। तख्ता अब आगे बढ़ता है। चारों तरफ पानी और अंधेरा दिख रहा होता है। भाभी, चल अंधेरा है, पानी बार बार हमारे तख्ते से टकरा रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं हमारा तख्ता रात के अंधेरे में पलट ना जाए।
डर मत बेटा, भगवान हमारे साथ है। नंदिनी की सूझबूझ से हम यहाँ तक सुरक्षित पहुँचे हैं, आगे भी वही रास्ता दिखाएगी। काव्या, तुम मम्मी जी और पापा जी की आंखें बंद करके तख्ते के बीच में सो जाओ। गौरव जी, जेठ जी और मैं रात भर बारी बारी से जाकर इस तख्ते का संतुलन संभालेंगे। पूरी रात तीनों मिलकर तख्ते का ध्यान रखते हैं। अगली सुबह। आज भी सूरज नजर नहीं आ रहा है, घना बादल छाया है, लगता है फिर से बहुत तेज बारिश होने वाली है। मम्मी जी, अगर बारिश शुरू हो गई तो हमारा तैरता चूल्हा बुझ जाएगा और सूखी लकड़ियाँ भी भीग जाएंगी। फिर हम दोपहर का खाना कैसे पकाएंगे? हमें बारिश का मूसलाधार रूप शुरू होने से पहले ही कुछ पकाकर रख लेना होगा। नंदनी, फिर खाना बनेगा कैसे? क्यों, क्या हुआ भाभी? आप इतनी परेशान क्यों दिख रही हैं? खाना बनाने में कोई परेशानी है क्या? हमारे पास सिर्फ 1 किलो चावल और थोड़ी सी चने की दाल बची है। इतना ही राशन है कि आज दोपहर का खाना बन सके। इसके बाद झोला खाली है। कल हम क्या खाएंगे? क्या राशन खत्म हो गया है भाभी? अब क्या इस पानी के बीच हम भूखे मर जाएंगे? नंदिनी, तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि हम योजना बनाकर सब संभाल लेंगे। अब बताओ कल का क्या होगा? क्या हम इस उफनते पानी के बीच भूखे तड़प कर मरेंगे? क्या फायदा हुआ इस तख्ते का? भाभी, अब इतनी जल्दी हिम्मत क्यों आ रही है? क्या हम यहाँ किसी पिकनिक पर निकले हैं जो सब कुछ हमारी मर्जी से एकदम सही चलेगा? हम एक भयानक प्राकृतिक आपदा से लड़ रहे हैं। अगर हमने पहले से प्लानिंग और तैयारी ना की होती तो आज हम अपने डूबे हुए घर के साथ पानी के नीचे होते, इस तख्ते पर जिंदा नहीं तैर रहे होते। अनन्या, अपनी जुबान पर लगाम लगा। जो बहू हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डालकर हमें मौत के मुंह से खींच लाई, तू उसे ही कोस रही है। अगर नंदिनी ने समय रहते सूझबूझ और तैयारी न दिखाई होती तो आज हम सब पानी की भेंट चढ़ चुके होते। सही कह रहे हैं तुम्हारे ससुर। अनन्या, हमें नंदिनी का शुक्रगुजार होना चाहिए, ना कि उस पर गुस्सा करना चाहिए। हम यहाँ इस तख्ते पर सुरक्षित है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है और इसकी वजह नंदिनी है। तो उसकी हिम्मत की दाद दे, ना कि उस पर सवाल उठा। मुझे माफ कर दो नंदिनी, मैं बहुत घबरा गई थी इसलिए मेरे मुंह से ऐसा निकल गया। तुम सही कह रही हो। कोई बात नहीं भाभी, मुश्किल समय में इंसानी दिमाग घबरा जाता है, पर धैर्य ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। कल की चिंता में आज का हौसला खोने से बेहतर है कि हम मिलकर कोई एक नया रास्ता खोजे। अचानक हवाओं के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है और चूल्हे की आग बुझने लगती है। हाय राम, देख रही हो नंदिनी, ये बारिश कितनी तेज हो गई है। पानी के छींटे अब सीधे चूल्हे पर गिर रहे हैं, सारी सूखी लकड़ियां भीगने लगी है। अगर ये आग बुझ गई तो हम इस कड़ाके की ठंड और पानी के बीचों बीच कैसे जिंदा रहेंगे? बिना गर्म खाने और आग के ये रात काटना नामुमकिन होगा। अब हम क्या करेंगे? मम्मी जी, आप बिल्कुल भी हिम्मत मत हारिए, घबराने से ये बारिश नहीं रुकेगी, लेकिन हम अपना बचाव जरूर कर सकते हैं। ये आग हमारी जिद है, इसे मरने मत दीजिए। हमें अभी एक छत की जरूरत है जो इस बारिश को रोक सके। नंदिनी, तूने बिल्कुल सही वक्त पर याद दिलाया। वो तिरपाल तो अभी भी मेरी गठरी के सबसे नीचे सुरक्षित है। मैंने सोचा था शायद बाद में काम आए। मैं एक पल भी गंवाए बिना अभी उसे निकालता हूँ। बस तुम किसी तरह चूल्हे को अपने शरीर की आड़ में बचा कर रखो। मैं बस अभी तिरपाल निकालता हूँ। अमन गठरी से तिरपाल निकालता है। जेठ जी, आप तुरंत उस तिरपाल को इन चारों बांसों के खंभों पर रस्सी की मदद से कसकर बांध दीजिए। ये तिरपाल हमारी तैरती हुई रसोई का छप्पर बन जाएगा। तीनों भाई मिलकर तिरपाल को बांध देते हैं। वाह नंदिनी, अब तो बारिश की एक भी बूंद अंदर नहीं आ रही। पानी बाहर गिर रहा है और हम अंदर सूखे हैं। हमारी चलती और तैरती हुई रसोई को तो अब सुंदर सी छत भी मिल गई है। चलिए, अब छत भी है और सुरक्षा भी। मैं फिर से माचिस जलाकर आग सुलगाती हूँ और दोपहर का खाना बनाती हूँ। सही कहा काव्या, नंदिनी ने जिस सूझबूझ से ये इंतजाम किया है उसने आज हमें भीगने से बचा लिया। अब तुम निश्चिंत होकर खाना बनाओ नंदिनी। बाहर की सुरक्षा और खंभों की मजबूती देखने का काम अब मैं और गौरव संभाल लेंगे। चलिए, अब छत भी है और सुरक्षा भी। मैं फिर से माचिस जलाकर आग सुलगाती हूँ और दोपहर का खाना बनाती हूँ। नंदिनी दोबारा आग जलाकर खाना पकाती है। दोपहर के समय तैरते तैरते गांव के बांदा चाचा की परचून की दुकान के पास पहुंचती है। गौरव जी, वो देखिए बांदा चाचा की दुकान का मचान। चाचा जी तो अपनी पत्नी के साथ गांव छोड़कर चले गए हैं, पर उन्होंने कहा था कि वो कुछ राशन ऊपर मचान पर सुरक्षित रखेंगे। पर नंदिनी, बांदा चाचा की गैर मौजूदगी में बिना पूछे उनकी दुकान से सामान लेना चोरी नहीं होगा? गौरव जी, ये चोरी नहीं, इमरजेंसी में खुद की सुरक्षा करना है। अगर ये राशन पानी में डूबकर सड़ गया तो किसी के काम नहीं आएगा। हम जितना भी राशन यहाँ से लेंगे, बाढ़ खत्म होने के बाद बांदा चाचा को एक पाई का हिसाब चुकता कर देंगे। नंदिनी बिल्कुल सही कह रही है। धर्म कहता है कि जान बचाना सबसे बड़ा कर्म है। गौरव, तख्ते को दुकान के मचान के पास लगाओ।
तख्ता दुकान के मचान के पास पहुंचता है। वहां बोरी में बंद आटा, चावल, दाल और बिस्किट के पैकेट सुरक्षित रखे थे। ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया, अब हमें अगले कुछ दिनों तक भूख का सामना नहीं करना पड़ेगा। थोड़ी देर में पानी का बहाव बहुत तेज हो जाता है। भैया, तख्ता हमारी काबू से बिल्कुल बाहर हो चुका है। पानी का बहाव इतना तेज है कि चंपू संभाल नहीं पा रहे हैं। अरे सामने देखो, हे भगवान, सामने बिजली का वो पुराना लोहे का खंभा है। तख्ता बिल्कुल सीधा उसी तरफ आ रहा है। अगर हम उससे टकरा गए तो लोहे का खंभा और उस पर झूलते ये बिजली की तार, हम सब यहीं खत्म हो जाएंगे। हे भगवान, बचा लो, कोई बचा लो। इस भारी भरकम तख्ते की टक्कर अगर उस खंभे से हो गई तो ये लकड़ी का ढांचा एक पल में चकनाचूर हो जाएगा और हम सब इस उफनते पानी में समा जाएंगे। सुमित भैया, गौरव जी, घबराइए मत। डरना ही हमारी सबसे बड़ी हार है। अगर हमने अभी हिम्मत खो दी तो फिर कोई हमें नहीं बचा पाएगा। वो सबसे लंबा और मजबूत वाला बांस का डंडा उठाओ तुरंत। नंदिनी, तुम क्या कर रही हो? इस डंडे का हम क्या करेंगे? ये इतना भारी खंभा है, हम इसे हिला भी नहीं पाएंगे। हमें खंभा नहीं हिलाना है गौरव जी, हमें खुद को बचाना है। उस डंडे को खंभे के तने पर मजबूती से अड़ाओ और पूरी ताकत लगाकर अपने तख्ते को धकेलो, जैसे नाव को मोड़ते हैं। खंभे के सहारे को आधार बनाओ और तख्ते को दूर धकेलो। सुमित भैया, आप दूसरी तरफ से दबाव बनाइए, जल्दी, एक भी सेकंड मत गवाओ। ठीक है, समझ गया। चलो भैया, पूरा जोर लगाओ। गौरव और अमन अपनी पूरी ताकत लगाकर लंबे बांस को बिजली के खंभे पर टिका देते हैं और तख्ता बिना टकराए पास से गुजर जाता है। बाप रे बाप, आज तो साक्षात यमराज को छूकर वापस आ गए हैं। अगर ये तख्ता टकरा जाता तो हम सब पानी की गहराई में समा गए होते। मम्मी जी, जब तक ऊपर वाली की कृपा है और हमारे पास सोचने की हिम्मत है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तख्ता तैरती हुई आगे बढ़ती है। कुछ दूर पर हवेली की आधी डूबी छत पर एक 70 वर्ष की बूढ़ी दादी अकेली बैठी कांप रही है। कोई है बेटा? मुझे बहुत भूख लगी है। 2 दिन से पानी के अलावा पेट में कुछ नहीं गया है। मेरी कमर टूट रही है, कोई मेरी मदद करो। गौरव जी, तख्ता रोकिए, हवेली की छत के पास चलिए। वहाँ एक बूढ़ी दादी अकेली फंसी हुई है। तख्ता हवेली की छत के पास जाकर लगता है। नंदिनी बूढ़ी दादी को रोटियां देती है। लीजिए दादी जी, ये रोटी और पानी लीजिए, आराम से खाइए। देखिए तू कौन है? इस भयानक बाढ़ में जहाँ सब अपने अपने परिवार की जान बचाकर भाग गए, मुझे असहाय अकेला छोड़ गए, वहाँ तू मेरे लिए भगवान बनकर आई है। दादी जी, रोइए मत, आप हमारी माँ समान हैं। ये 2 रोटियां और रख लीजिए, शाम को काम आए। हिम्मत रखिए, ईश्वर जल्दी ही सब ठीक करेंगे। तेरी ये तैरती रसोई तुझे और तेरे पूरे परिवार को हर बड़े संकट से बचाएगी बेटी। तूने एक भूखी बूढ़ी को सहारा दिया है, जुग जुग जियो। भयानक बाढ़ में नंदिनी हर भूखे और बेसहारा लोगों की मदद करती है। एक शाम फिर से तख्ता विपुल जी के मकान के पास पहुंचता है। बचाओ बचाओ, हमारा मकान गिर रहा है, हम पानी में डूब रहे हैं, कोई तो हमारी जान बचाओ। भाभी, वो देखिए कच्चा मकान बस पानी में समाने ही वाला है, उस पर 3 लोग सवार हैं। बेटी नंदिनी, वहाँ जाना बहुत खतरनाक है। मकान की दीवारें गिर रही हैं। अगर हम वहाँ गए तो मकान का भारी मलबा हमारे तख्ते पर गिरा तो हमारी अपनी जान को भी बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। हाँ नंदनी, सुनील जी सही कह रहे हैं, हम पहले ही बहुत खतरा उठा चुके हैं, अब और जोखिम मत ले बेटा। नहीं मम्मी जी, मेरी आत्मा ही बर्दाश्त नहीं कर सकती कि हम अपनी आंखों के सामने 3 जिंदगियों को डूबता हुआ देखें और चुपचाप आगे निकल जाएं। अगर आज हम डर कर पीछे हट गए तो हम अपनी नजर में कभी इंसान कहलाने के लायक नहीं रहेंगे। गौरव जी, चप्पू उस गिरते मकान की तरफ मोड़िए। तुम सही कह रही हो नंदिनी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप सब घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, मैं ध्यान रखूंगा। गौरव और अमन ढहते हुए मकान की तरफ ले जाते हैं। संभालो गौरव, तख्ता डगमगा रहा है, अपनी पूरी ताकत लगाकर हमें इसे संभालना पड़ेगा। यहाँ पानी का बहाव काफी तेज है। हिम्मत मत हारिए, बस थोड़ा सा और आगे, हम बस पहुँचने ही वाले हैं। तख्ता मकान की गिरती छत के ठीक नीचे पहुंचता है। चाचा जी, बच्ची को मुझे पकड़ा दीजिए, जल्दी कीजिए। विपुल सुमन को नंदिनी के सहारे तख्ते पर भेज देता है और विपुल भी अब तख्ते पर आ जाते हैं और तख्ता डगमगाने लगता है। हम डूब रहे हैं, तख्ता पलटने वाला है। सब लोग तख्ते के ऊपर दूसरी तरफ झुक जाइए, अपना वजन बराबर कीजिए, तख्ता सीधा कीजिए। सब लोग तुरंत दूसरी तरफ झुककर तख्ते का संतुलन बनाते हैं। तभी आसमान में एक बड़ा सेना का रेस्क्यू हेलीकॉप्टर और पानी में 2 बड़ी एनडीआरएफ की मोटर बोट्स आती दिखाई देती हैं। नीचे तैरते तख्ते पर मौजूद लोग ध्यान दें, घबराइए मत, एनडीआरएफ की टीम आ गई है, हम आपको सुरक्षित बचाने आ रहे हैं। मोटर बोट तेजी से तख्ते के पास आकर रुकती है। रेस्क्यू टीम के जवान एक एक करके सबको सुरक्षित मोटर बोट पर चढ़ाते हैं। कमाल है, इस भीषण प्रलय में जहां बड़े बड़े पक्के मकान बह जाते हैं, वहां आपके ड्रम और दरवाजे का ये तैरता हुआ तख्ता बनाकर आपने पूरे परिवार को इतने दिनों तक सुरक्षित रखा।
साहब, सिर्फ अपने परिवार को ही नहीं, इस बेटी नंदिनी और इसकी तैरती रसोई ने हम सभी लोगों की जान बचाई है और न जाने गांव के कितने भूखे लोगों का पेट भरा है। ये कोई साधारण महिला नहीं, हमारे लिए साक्षात देवी है। हैरत की बात है, ऐसी सूझबूझ, अदम्य साहस, वैज्ञानिक सोच और निस्वार्थ सेवा की मिसाल मैंने अपनी पूरी सर्विस में नहीं देखी। आप जैसी महिला पर पूरे देश को गर्व होना चाहिए। जब आफत आती है तो इंसान का दिमाग, उसकी एकजुटता और उसका हौसला ही सबसे बड़ी उसकी ताकत बनता है। अगर हम मिलकर प्रयास करें तो किसी भी बड़े तूफान को हरा सकते हैं। 3 दिनों के बाद बारिश रुकती है और बाढ़ का पानी पूरी तरह से कम हो जाता है। सभी अपने घरों को लौटते हैं। नंदिनी बेटा, मुझे रेस्क्यू टीम से सब पता चला। तुमने संकट के समय जो हिम्मत दिखाई और मेरी दुकान के राशन का सही इस्तेमाल करके दर्जनों लोगों की जान बचाई, उसके लिए मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। बांदा चाचा, मैंने आपके मचान से जो राशन लिया था, ये लीजिए उसके पैसे। पगला गई हो क्या बेटा? तूने उस राशन से इंसानियत की रक्षा की है। पैसे देकर मुझे शर्मिंदा मत कर। ये राशन मेरा सौभाग्य था जो तेरे काम आया। आज अगर हमारा परिवार सुरक्षित है और हम अपनी इस तबाही के बाद भी मुस्कुरा पा रहे हैं तो सिर्फ अपनी छोटी बहू नंदिनी की वजह से। इसने हमें सिखाया कि मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, अगर सूझबूझ और हौसला साथ हो तो हर तूफान को पार किया जा सकता है। हाँ सुनील जी, हमारी बहू गरीब जरूर है पर इसका दिल और इसकी सोच दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर है। घर की मिट्टी की दीवारें टूट सकती है मम्मी जी, पर अगर परिवार का प्यार, एकता और हौसला न टूटे तो हम हर चीज फिर से नई और मजबूत बना सकते हैं। चलिए अब पुरानी बातें भूलकर हमें इस घर को फिर से संवारते हैं। धीरे धीरे नंदिनी के बहादुरी के किस्से पूरे मोहल्ले में फैल जाते हैं। कभी शारदा और सुनंदा वहाँ आती हैं। सुनंदा देख, हमने तो इसे पागल कहा था जब ये रस्सियां और लकड़ियां जुटा रही थी, पर आज अगर पूरा परिवार सलामत है तो सिर्फ इसकी सूझबूझ से। सच में ऐसी बहू मिलना किसी बड़े पुण्य का फल है। बिल्कुल सही कह रही हो शारदा दीदी, हमने तो सोचा था कि बाढ़ आएगी तो हम शहर भाग जाएंगे, लेकिन नंदिनी ने तो मुसीबत के बीच ही अपनी नाव बना ली। इसे कहते हैं असली साहस। ये तो हमारे पूरे गांव का मान बढ़ा गई है। का ही नहीं, इसने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। लोग कहते हैं कि बहू पराई होती है, लेकिन आज मेरी इस बहू ने दिखा दिया कि जो अपना होता है वो जान जोखिम में डालकर भी अपनों की रक्षा करता है। मुझे अपनी बहू पर नाज है। पूरा परिवार मुस्कुराते हुए अपने घर की सफाई और नई शुरुआत में जुट जाता है। उसी रात सभी खाना खाने के बाद सोने चले जाते हैं। तभी गौरव कहता है, नंदिनी, जब तूने पहली बार रस्सियां और लकड़ी जोड़ने की बात कही थी तो मैंने तुझे डांटा था। मुझे लगा था तू डर गई है। आज तुझे इस हाल में देखकर मुझे खुद पर शर्मिंदगी हो रही है। गौरव जी, घबराना कमजोरी नहीं, इंसान होने की पहचान है। आप लोग मेरे साथ खड़े हैं, यही मेरी बहुत बड़ी हिम्मत है। तूने इस परिवार को बिखरने से बचा लिया। आज अगर तू नहीं होती तो शायद हम सब। ऐसी बातें मत कीजिए, हम कल सुबह फिर सूरज देखेंगे। आप बस मेरी बात एक याद रखना, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, अगर हम साथ हैं तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे गर्व है नंदिनी कि तुम मेरी पत्नी हो। तो देखा दोस्तों, कैसे नंदिनी ने अपने परिवार को बचाया। भीषण बाढ़ के दौरान जब सब घबराए हुए थे, नंदिनी ने अपनी बुद्धिमानी से परिवार को मौत के मुंह से बाहर निकाला। उसने लकड़ी के दरवाजे, प्लास्टिक ड्रमों और रस्सियों का जुगाड़ कर एक तैरती रसोई बना ली, जिसने न केवल उनके परिवार को बल्कि कई जरूरतमंदों को भी जीवन दान दिया। अमन ने सुरक्षा की जिम्मेदारी ली और बाद में शारदा व सुनंदा जैसी पड़ोसियों ने भी उसकी बहादुरी का लोहा माना। अंत में कमला जी ने गर्व से स्वीकार किया कि नंदिनी ने उनका सिर ऊंचा कर दिया है। अब आप ही बताइए, अगर आप नंदिनी की जगह होते और बाढ़ के बीच खुद को पाते तो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाते? कमेंट में जरूर लिखें।